प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं, आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर दीजिएगा। AM PM का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई एक सवाल भी लिख दीजिएगा और कार्यक्रम कल वाला अंतिम तक जरूर देखिएगा। एक बात और कहूं कि अगर मुझसे उन लोगों के नाम कभी छूट जाते हों जो लगातार कई दिनों से दे रहे हों, तो ये ना सोचें कि उनकी कुंडली या फिर उनके उस कमेंट पे मैं नज़र नहीं रखा हुआ है। मैंने रखा है। हो सकता है कि उनकी जो कुंडली है वो शनिवार और रविवार वाले कार्यक्रम के 5 मिनट के सवाल में ना लेकर के मैं उनकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करने वाला हूं, इसी वजह से उनका नाम रविवार वाले कार्यक्रम में नहीं ले रहा हूं। ये बात समझ में आ रही होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, देखते हैं कैसा बनता है। आज की इनकी कुंडली में लग्न, नौमांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूं। बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। और एक बात और बताता हूं, कार्यक्रम के आरंभ में एक बात कहना चाहता हूं और वो कहूंगा कि विश्लेषण जन्म कुंडली का जो कार्यक्रम है वो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब लोग देखें। वैसे तो मैं सब कार्यक्रम चाहता हूं कि आप लोग मुझे देखें, पर मैं कुंडलियों का जो विश्लेषण करता हूं वो मैं बहुत इच्छा मेरी होती है कि आप लोग उसको अंतिम तक देखें और पूरे तन्मयता से देखें। ये बात इच्छा है मेरी, आप लोग जरूर देखा करिए उसको। बाकी अन्य कार्यक्रम तो छोटे छोटे होते हैं, आप तो देखते ही हैं, पर वो कार्यक्रम भी जरूर देखिए। इससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होने वाली हो जाती है बातें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, देखते हैं क्या कहती है इनकी लग्न, नौमांश और दशमांश के ग्रह। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। लग्न तो मैंने कल देख ली थी, आज नौमांश में आता हूं। ये नौमांश चार्ट है और ये है दशमांश। कुछ लोग ये आपको कहेंगे कि एक समय के आने के बाद ही नौमांश एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है। ये ग्रह जो यहां बैठे हैं वो नौमांश में कितने मजबूत हो रहे हैं और वो दशमांश में कैसा फल दे रहे हैं, मतलब कर्म के लिए वो ग्रह कितने सफल सिद्ध हो रहे हैं आपके जीवन में। एक बात और कहूंगा, आइए सबसे पहले नौमांश में आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो आवश्यक है। यहां पे जरा गौर करिए तो पंचम भाव के अधिपति मंगल जो है वो कुंडली में अस्त थे कल सूर्य से, और यहां पे पंचम भाव के अधिपति पापकर्त्री में फंस रहे हैं शनि और केतु के बीच में, और ज्ञान का कारक गुरु भी कमजोर था। मतलब व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव कमजोर हो रहा है, जहां से यश, गौरव, मेहनत के बाद फल नहीं मिलता है या देर से मिलता है। और आज मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने ये बात कही थी कि आपके मेहनत करने के बाद आपके परिणाम क्यों नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए 2-3 काम। सबसे पहले तो अपने पूर्वजों को मनाना होगा, जिसका उपाय मैंने कल के कार्यक्रम में बता रखा है। आज के कार्यक्रम में आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपकी कुंडली के पंचम भाव को कमजोरी, ये पाप कर्त्री में फंसा है। इस भाव को अगर देखते हैं तो आप, इस भाव के अधिपति यहां बैठे चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों से दृष्ट हैं। चंद्रमा कौन है? रोग का अधिपति। मंगल कौन है? दशम का अधिपति। इस वजह से आप कर्म कर पाते हैं और यही कारण है कि आप उद्वेगी होकर के कर्म करते हैं, पर उसका परिणाम शनि और केतु बैठ करके खा जाते हैं। बस यही बात है। ये पहला, ये जो भाव है ये क्या है? ये संतति का भाव है, पुत्र का भाव है। और मैंने आपकी कुंडली में D7 चार्ट जो देखा है वहां पे भी आपकी कुंडली में मंगल और राहु का प्रभाव है। ये अलग बात है कि आपकी कुंडली में D7 चार्ट में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, पर आपकी कुंडली के प्रत्येक चार्ट में पंचम भाव कमजोर हो रहा है। ये नलिफाई कर रहा है, नल हो रहा है, नल एंड वॉइड वाली स्थिति है। मतलब यहां पे ये कमजोर हो रहा है। पंचम भाव को जागृत करने के लिए परमात्मा की पूजा, विशेषतया भगवान ठाकुर जी की पूजा। प्रत्येक एकादशी को चावल ना खाएं, एकादशी का व्रत करें और हो सके तो उस दिन दान जरूर करें। जितना भी महीने में खाया है भोजन उसका कम से कम 5वां हिस्सा या 5 मुट्ठी चावल जरूर प्रत्येक एकादशी को किसी मंदिर में ले जाकर के, किसी मंदिर के पुजारी को या कोई ब्राह्मण गरीब अगर दिख जाए तो जरूर दे दिया करिए। इससे आपका पंचम भाव बलिष्ठ और बलवान हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात रही।
और संततियों से जो नुकसान होता है, या फिर कई बार गर्भ नष्ट होता है, या फिर पत्नी के साथ प्रेम कम होता है, या पत्नी कई बार आपसे ये शिकायत करती है कि घर में इस सुविधा की कमी है, इस सुविधा की कमी है, भवन का सुख नहीं है, तो वाहन का सुख नहीं है, तो सांसारिक सुख की कमी है, तो ये शिकायतें उनकी बंद हो जाएगी। ये क्लियर है? तो यहाँ पे बात ये रही। दूसरी बात कि अगर इस कुंडली में मैं सूर्य को देखता हूं, तो यहां पे आप देखिए जरा, तो ये सूर्य यहां धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे थे, जहां उन्होंने अपने पराक्रम से 2 ग्रहों को अस्त किया था, मंगल और शुक्र दोनों को अस्त किया था, जिसके कारण आपका पंचम भाव कमजोर हुआ था और साथ ही साथ दशम भाव कमजोर हुआ था, और वहां पे कमजोर ग्रह गुरु बैठे थे। इस वजह से आपके कैरियर को सही ऊंचाई नहीं मिल रही है। अब जरा इसी को आप दशमांश में आकर के देखिए, तो दशमांश कुंडली वृश्चिक लग्न की बन रही है, जिसके अधिपति उच्च के हैं मंगल राहु के साथ। ये पराक्रम तो करवाते हैं, व्यक्ति संपूर्ण मेहनत करता है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लग्न के अधिपति ही दशम भाव के दशमांश कुंडली में पराक्रम में जा रहे हैं। राहु उनके साथ बैठ करके उनको और ज्यादा जबरदस्त घृतकुंभ बनाता है, घृतकुंभ बनाता है। पुरुष जिस तरह से घृतकुंभ होते हैं और स्त्रियां अग्नि होती हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहां पे घृतकुंभ आप हो रहे हैं। मतलब आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप संपूर्णतया पूरे मेहनत से व्यक्ति फोकस करके काम फुल डेडिकेशन के साथ करता है, पर उसका परिणाम यहां ये भाव कमजोर, यहां ये भाव कमजोर। और जरा इसी को देखिए तो यहां पे शुक्र उच्च के हैं, मतलब ये ऐसे क्षेत्र में काम कराने को बता रहे हैं जो शुक्र से संबंधित हो, या गुरु से संबंधित हो, या फिर आपकी कुंडली में कर्क राशि है तो सजावटी चीज से संबंधित हो। आप स्कूल ड्रेस का काम करते हैं, उसमें अगर हो सके तो और भी कोई काम जो जोड़ना चाहते हैं तो प्रायः विद्यालयों की संख्या बढ़ाइए, जिनके अधिक संख्या में आप स्कूल ड्रेस तैयार कर सकते हो। उसके बाद फैशन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक चीजों के व्यवसाय में जा सकते हैं, इसमें पत्नी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी को इसमें जोड़ सकते हैं, उसका सहयोग प्राप्त करके उसमें काम आगे बढ़ा सकते हैं। चमड़े का काम भी कर सकते हैं, ये भी कुंडली में बनती है। ड्रेस मटेरियल में आपके जो स्थितियां मैं कुंडली की देख रहा हूं, उसमें सफेद और ब्लू और साथ ही साथ एक रंग और जो कि गेरुआ भी कहा जाएगा, अगर उसके व्यापार आप करते हैं, या लाल रंग, तो बहुत अच्छे होंगे। ये रंग अच्छे हैं। अगर किसी पे प्रभाव जमाना हो तो हमेशा याद रखिए आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर किसी को अपने वश में करना हो तो हरे रंग का कपड़ा पहन करके जरूर जाया करिए, ये काम आपकी कुंडली में अच्छा बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे और बढ़ा के बताता हूं। आपने पूछा है पत्नी की नौकरी, इस भाव को देखिए, दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, मतलब लग्न पे प्रभाव है, और वो चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर वो बीमारी से युक्त ना हो, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह ना हो, तो अपने काम में उनका सहयोग लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां भी शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में उनकी उच्च की राशि बन रही है। भाग्य भाव में उच्च की राशि बनी और लाभ के अधिपति होकर के वो अस्त हो रहे हैं। इस वजह से थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत पड़ेगी, पर आप अपनी पत्नी का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि गुरु यहीं बैठे हैं और शुक्र आपकी कुंडली के दशमांश चार्ट में उच्च के हो रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के दसम भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। नौमांश में भी गुरु 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, दशमांश में भी गुरु 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। ये कर्म और भाग्य के लिए और साथ ही साथ अपनी पत्नी के साथ सहयोगों को स्थापित करने वाले बन रहे हैं। आपकी पत्नी हो सकता है कि वो कई बार आपको कमजोर आंकती हो, या कई बार हो सकता है कि वो आप पे थोड़ी सी अजीब तरीके से रिएक्शन होता होगा, आपकी असफलता से वो जल भुन जाती होंगी। ये बात पक्की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्ञानी हैं और वो वास्तव में आपसे ज्यादा समझदार हैं भी, जो अनुभव ज्यादा रखती हैं। ऐसा है। और आपके कार्य क्षेत्र में वो हो सकता है कि अगर आप उनका सहयोग लें किसी भी तरीके से तो बड़ा लाभ होगा। डिजाइन उन्हें आता है और वो कर सकती हैं। अगर नौकरी की तैयारी भी करती हैं तो निस्संदेह वो शिक्षक बनने के बारे में सोच सकती हैं। एसएससी वगैरह की नौकरियों में जाने का अगर प्रयास करती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। यह स्थितियां इनकी कुंडली में बन रही है, क्योंकि दशम भाव में मंगल की राशि बन रही है और वो मंगल चंद्रमा के एक साथ बैठा है। चंद्र मंगल योग लगा है, दाम्पत्य बेहतर है और सुख भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में सुख से संबंध बना रहे हैं। अपनी राशि में सुख भाव का अधिपति शुक्र स्वग्रही हो रहा है और वो भी भाग्य भाव में, और उस पर जरा देखिए तो किसी भी प्रकार का कोई शुभ ग्रह कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो शनि भी 12वें गए हैं, जो कि 12वां भाव
उनका अपना ही भाव होता है जो कि शय्या सुख का भाव है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे मैं दशमांश में अगर बात करता हूं तो वहां पे कर्म भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, जो जा करके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। किसके साथ? शनि के साथ। इस वजह से हो सकता है कि कर्म में माता पिता का सपोर्ट थोड़ा कम मिले, पर एक बात बता देता हूं कि यहां पे सूर्य जैसा ग्रह बैठ करके अगर सातवीं दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के दसम स्थान को देख रहा है तो आपसे आपके पिता के सहयोग को भी दिखा रहा है, पिता का लाभ भी मिलेगा और पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे कर्म के मामले में। अब एक बात और बताता हूं, यहां पे आपको स्वतंत्र होकर के वो काम करवाना चाहता है और दरअसल व्यक्ति को बब्बर शेर बनाता है, बेहतरीन बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में एक तो राहु मंगल के साथ बैठे हैं जो कि लग्नेश हैं, और साथ ही साथ दसम भाव के अधिपति, जहां आपकी कुंडली के दशमांश चार्ट में 5 नंबर लिखा है, यहां का अधिपति जो कर्म क्षेत्र है इसको देख रहा है। और साथ ही साथ पंचम भाव में उच्च के शुक्र बैठे हैं, तो कर्म करना है तो अपना कर रहे हैं, आप अपना बेहतर काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी भी बात है। एक बात और बताता हूं, जरा गौर करिए, यहां पे गुरु अकेले बैठे हैं। मैंने कल के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि आपको खुद का काम ज्यादा लाभदायक होगा, तो किसी दूसरे के अंडर में नौकरी करने का तो कोई बात ही नहीं है, और यहां पे वो ग्रह सपोर्ट भी कर रहा है। बस ये बात बता दूं कि ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं कि काम थोड़ा कमजोर चल रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है और वो हैं कमजोर, थोड़े से क्या मतलब कमजोर हैं, इस वजह से वो प्रभाव नहीं दे रहे। अब यहाँ पे उनके भाव को राहु धर्म के मामले में तो सपोर्ट कर रहा है, पर कहीं ना कहीं भाग्य के असहयोग की स्थितियों को दिखा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर मैं D4 चार्ट को देखता हूं तो D4 चार्ट में लग्न में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा उनको देख रहे हैं। पर एक बात बताऊं तो भाग्य भाव में केतु है, ये धार्मिक ही बना रहा है, बशर्ते इसका लाभ आपके भाग्य में और कर्म में थोड़ा कम मिल रहा है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है। पर एक बात बताऊं, आपकी कुंडली को देख करके एक बात मैं स्पष्टतया और बहुत ही आसानी से और सरलता से ये बात कह सकता हूं कि जातक को कभी भी धन की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं, यहां के अधिपति होकर के बुध लग्न में बैठे हैं। ये एक अच्छी बात है, पर वो ज्ञान के दृष्टिकोण से और ज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र थोड़ा कमजोर हो रहा है और अप्रभावी हो रहा है। पर यहां पे धन की स्थिति ठीक है, यहां भी शुक्र स्वग्रही हैं, सुख भाव में गुरु अकेले बैठे हैं, अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ जाते तो आनंद आ जाता। यहां पे दशमांश कुंडली में शुक्र उच्च के, गुरु का प्रभाव लग्न पे, लग्न के अधिपति उच्च के हो रहे हैं, तो कर्म, नौमांश और D10 चार्ट, T9 चार्ट और लग्न चार्ट, ये कहीं भी धन के मामले में मुझे कमजोर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक बात कहूंगा, मेहनत करने के बाद धन आता है और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। 100 अंक पाने के लिए आपको 100 या 150 अंकों के बराबर मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो इसलिए क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, लग्न चार्ट में वृश्चिक के हो करके, मंगल की दृष्टि है, पर इस भाव का अधिपति अस्त है, लाभेश अस्त हो जाते हैं तो जीवन के लाभ को कम कर देते हैं, पर काम बिगाड़ेंगे नहीं, होगा सब, क्योंकि शनि है, यहां से वो न्याय करवाएंगे ही करवाएंगे। बस वस्तुतः वो ये ग्रह चाहता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो करके वो आपके प्रत्येक काम पे निगाह बनाए हुए है। जैसे जैसे आप अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इस ग्रह का सपोर्ट मिलता जाएगा। सूर्य आपके काम में सपोर्ट कर रहा है और धन को संभाल रहा है। चंद्रमा आपके जीवन में धन को स्टेबिलिटी के साथ ला रहा है, धीरे धीरे ला रहा है। मंगल मेहनती बनाता है कर्म में, मंगल आपकी कुंडली में स्थितियों को अनुकूल रख रहा है, पर वो वही ग्रह है जो आपको कभी कभी कमजोरी भी दिखाता है। बुध आपकी कुंडली में कमजोर होते हैं, मतलब ये 12वें और तीसरे के अधिपति हैं, यहां पे बुध कमजोर हो रहे हैं क्योंकि लग्न के मतलब पंचम के अधिपति होकर के पापकर्त्री में फंस रहे हैं, जिसके कारण बुद्धिमानी कम होती है और बुद्धिमत्ता कम होती है। पर वो लग्न चार्ट में ठीक थी क्योंकि जड़त्व दोष का निर्माण नहीं हो रहा था, राहु उसको सपोर्ट कर रहे थे, आगे जा रहे थे 5 से ज्यादा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। लग्न कुंडली में सुख भाव का अधिपति द्वितीय में जाना ये ठीक होता है, और साथ ही साथ यहां पे चंद्रमा की दृष्टि, ये भाव बहुत अच्छा बन रहा है, अपने सुख से चंद्रमा बहुत अच्छे गए थे। यहां पे भी अगर देखता हूं तो सप्तम भाव के अधिपति सूर्य, हाँ यहां पे एक नेगेटिव चीज मैं देख रहा हूं वो बता दूं, तो सप्तम के अधिपति नौमांश चार्ट में सूर्य बनते हैं, 5 नंबर दिखा है यहां, और वो राहु के साथ ग्रहण में है। तो पत्नी कभी कभी स्वास्थ्य से कमजोर होंगी, पति का ससुराल, पत्नी का ससुराल मतलब आपका जो ससुराल है वो ठीक है और आप भी ठीक है, पर वो राहु के साथ है, इस वजह से कभी कभी उनको पेट से संबंधित समस्या रहेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है जो कि यहां वृषभ के होकर के बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा वो संतुष्ट नहीं होते हैं। सुख है
पर स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। चमड़े से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्या दिखती है। ठंड के दिनों में ज़्यादा शिकायतें होती हैं चमड़े से लेकर के। पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें बनती हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के नेत्र और दांतों के कमजोर होने की समस्या। सूर्य है वो अष्टम में बैठा है, आयु देगा। पर एक बात बता दूं, कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा असहनशीलता को पार कर जाता है। वो आपकी पत्नी के साथ दिख रही हैं चीजें। कभी कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होकर के कुछ बढ़ी चढ़ी बातें भी बोल जाता है। तो इस पे थोड़ी सी कंट्रोल पत्नी को करने की आवश्यकता है। बाकी कर्म क्षेत्र में ठीक देख रहा हूं, क्योंकि यहां केतु बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में, उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। बुध और चंद्रमा जैसे दो ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति गुरु को शुभकर्त्री योग लगा रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में डेली बेसिस के इनकम को रेगुलेट करता है और महत्वपूर्ण तरीके से उसको फ्लरिश करने का काम कर रहा है। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति प्रत्येक जगह अच्छे बनते देखे जा रहे हैं। लग्न कुंडली में जहां सूर्य, नवमांश कुंडली में जहां केतु बैठे थे गुरु की राशि में, वहां के अधिपति होकर के गुरु सुख भाव में बैठे थे, जहां का अधिपति भाग्य में बैठा था, तो ये स्थितियां अच्छी बनती हैं। दशमांश कुंडली में धन भाव के अधिपति गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में आ रहे हैं 2 नंबर की राशि में, जिसको कि शुभकर्त्री योग लगा है, जो आपकी कुंडली के डेली बेसिस के इनकम को बहुत अच्छा करने को तैयार हो रहा है। उसके ऊपर से राहु का प्रभाव है। दशमांश कुंडली में राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पे जा रही है। इस वजह से कभी कभी धन को आसानी से संतुलन में नहीं लाते हैं, जिसके कारण कभी कभी धन अनायास यूं ही खर्च होते जाते हैं। वाणी पे प्रभाव राहु का है, वाणी भाव का अधिपति। काम में कभी किसी को अपशब्द ना बोले, कभी किसी को ऊंचे स्वर में बात ना करें। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि का प्रभाव है और यहां भी शनि व्यय भाव में बैठे हैं। वो आपके नुकसान के कारण बन सकते हैं। अगर किसी को भी आपसे ठेस लगेगी तो शनि की 3री दृष्टि धन भाव पे है, जहां के अधिपति गुरु सुख में जा रहे हैं, तो आपके सुख को वो प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है? इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो मैं कल बता चुका था, पर आज कुछ मोटी मोटी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जन्म कुंडली में गुरु का अकेले दशम स्थान में बैठना ये कुंडली को कमजोर करता है। दूसरी सबसे बात कि जन्म कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, इस वजह से इसका प्रभाव जातक के मन, मस्तिष्क और संवेदनाओं पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये दूसरी निगेटिव बात है। तीसरी सबसे कमजोर बात कि सुख भाव, पंचम भाव के आगे पीछे बिल्कुल भाव खाली, और चौथी, इस भाव के अधिपति अस्त हैं। ये माता के सुख, माता के स्वास्थ्य, माता के और घर से दूर जाने की स्थितियां पैदा करते हैं। व्यक्ति को घर पे रहने से कई बार आसानी नहीं होती है, उसको कई बार दूर जाना पड़ता है, या अगर दूर जाकर के अगर कोई काम करे तो लाभ ज्यादा मिलते देखा जाता है। ये चौथी बात थी। पांचवी सबसे कमजोर बात कि जन्म कुंडली के धन भाव में मंगल और शुक्र जैसे दो अस्त ग्रह बैठे हैं, तो वहां पे सूर्य का प्रभाव जब ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में धन कभी कभी रुकने में मुश्किल होती है और आसानी से पति और पत्नी एक दूसरे के निकट नहीं आ पाते हैं। उनमें एक शीशे की दीवार रहती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। क्लियर है? तो ये बातें आपकी कुंडली में बन रही थी। अब एक बात और कहता हूं, मैंने कल बात कही थी कि शनि और राहु का प्रभाव पंचम और दोनों त्रिकोणों पे है, पंचम और नवम पे है। इस वजह से पितरों का आशीर्वाद जरूरी है। प्रत्येक अमावस्या को तिल दान किया करिए, प्रत्येक अमावस्या को जल और तिल का दान किया करिए एक साथ मिला करके। जैसे पितृपक्ष में किया जाता है वैसे आपको प्रत्येक अमावस्या को कर लेना चाहिए। पितरों के नाम पे दीपक दान प्रत्येक शाम को करिए और उस दीपक को प्रत्येक दिन जलाया करिए सूर्यास्त के समय। ये कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। अब मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने इसमें कोई भी चीज छोड़ी है। 2-4 सवाल और पूछे थे आपने, वो बता देता हूं। अभी गुरु की दशा है तो थोड़ी सी समस्या चलेगी, पर इसके बाद शनि आएंगे जो आपकी कुंडली में कमजोर होते हैं। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में किन की दशाएं अच्छी जाने वाली हैं वो बता देता हूं। आपकी कुंडली में गुरु की दशा, शनि की दशा और चंद्रमा की दशा, ये जो दशाएं हैं वो मेहनत भी करवाएंगी और परिणाम हो सकता है थोड़े कम दें, पर उनका प्रभाव हमेशा ही मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, राहु, केतु की दशाओं में देखने को मिलेगा। इस समय का किया गया फल जैसे ही यह दशा बीतेगी या अंतर में जैसे जैसे मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, राहु, केतु आएंगे वैसे वैसे दिखेगा। तो मेहनत करने से अपने आप को कभी भी बाज ना आए, मेहनत करना ही होगा। और ये तो वैसे भी एक बात बता दूं तो कर्म प्रधान कुंडली है। यहां बुध पराक्रम का अधिपति, दशमांश कुंडली में उच्च के मंगल, यहां पे पराक्रम के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में
सप्तम भाव में बैठे हैं, अपने भाव से पंचमस्त और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो ये बात बता दूं, मेहनत ही करना है। ऐसे में एक बात बता दूं, तो मैं कभी भी खुद मैं अगर बात कहूं तो किसी भी तरीके से किसी कुंडली को भाग्य प्रधान और कर्म प्रधान में अगर मुझे बनाना होगा या बताना होगा तो मैं कर्म प्रधान ही ज्यादा बनाने को कहूंगा, क्योंकि भाग्य प्रधान कुंडलियां या भाग्य से जब आप अपेक्षा रखते हैं कि वो चीज मिले तो उसको भी आकर्षित करने के लिए, उस भाग्य के बल को अपने आप को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कर्म ही और कर्म की आकर्षण शक्ति ही पैदा करनी पड़ती है। अगर आपके कर्म में उस तरीके की शक्ति नहीं है जो आपके भाग्य को आकर्षित करे तो उस भाग्य का लाभ भी नहीं मिलता है। इस वजह से आपके कर्म के अंदर उतनी आकर्षण शक्ति होनी चाहिए कि वो आपके कर्मों को और पिछले जन्म के भाग्य में, जो भी पिछले जन्म में आपने कर्म किए थे, जो कि इस जन्म में भाग्य बनकर के आपके सहयोग के लिए उद्वेलित है, उसको आप आकर्षित कर सके। कहने का मतलब है कि आपके पास इतनी चुंबक होनी चाहिए कि वो सामने वाले को खींच के अपने आप में आकर्षित कर सके। ये बात है। ये बस अब क्या बताऊं, सब तो हो गया ना लगभग। मुझे तो कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।